नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आज से अगस्त क्रांति के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर यूपी में भाजपा गद्दी छोड़ो नाम से विधानसभावार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश में किसान और युवा परेशान हैं, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिस तरह 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की थी, वैसे ही कांग्रेस भी पूरे प्रदेश में भाजपा गद्दी छोड़ो की शुरुआत कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस आज से भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो अभियान चला रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अगस्त क्रांति के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चलाया गया था, उसी के तर्ज पर यूपी में भाजपा गद्दी छोड़ो नाम से विधानसभावार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेसियों का कहना है कि प्रदेश में किसान और युवा परेशान हैं। तो आने वाले चुनाव में पिछड़ों के वोटों में पैठ बनाने की तेज होती होड़ में समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा एक और पिछड़ी जातियों को सम्मेलनों का सिलसिला तेज कर दिया है, तो वहीं पिछड़ों के सवाल पर भाजपा को भी निशाने पर लिए हुए है। वह जातीय जनगणना और पिछड़ों को उसका आबादी के हिसाब से हक न मिलने का सवाल भी उठा रहा है। और इस अभियान के तहत सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अपने दूसरे चरण का अभियान आज से शुरू कर दिया है। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजपाल कश्यप अगस्त क्रांति दिवस से कई जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। 9 अगस्त को कानपुर नगर से शुरू होकर 15 अगस्त को फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का समापन होगा। ये मार जाएगा। अभी मैं लखनऊ शहर का अजय कुमार अज्जू जी के बालागंज कैंपल रोड से कार्यक्रम करके आया हूँ। ये मैं 350 नहीं और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया और आप और हम लोग तय कर लें। और इसलिए तय करना जरूरी है। दिल्ली वाले सुना है पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अभी जब मैं लोकसभा में था तो जब शोर हुआ जासूसी पर, तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले पिछड़े और दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे आप भरोसा करोगे उन पर? क्या आप भरोसा कर सकते हो इस बात पर? ये जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं और जो लखनऊ में मंत्री पद दिए जाएंगे, जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, जी हजूरी हो रही है, जो वो केवल वोट के लिए हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। हमारे आपके क्या मुद्दे हैं? भगवान बौद्ध ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ज्योतिबा फुले जी ने जो हमें संघर्ष बताया, वही तो हमारा आपका रास्ता है। उस रास्ते में दीवार कौन बन करके खड़ा है? वो भारतीय जनता पार्टी है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को आगरा में चुनावी मंथन किया और फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में हुई भाजपा ब्रज क्षेत्र के संगठनात्मक बैठक में उन्होंने जहां एक तरफ पदाधिकारियों का जीत का मंत्र दिया, तो वहीं ब्रज क्षेत्र में कई दिग्गजों के टिकट कटने के संकेत भी दिए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायक अपनी परफॉर्मेंस सुधार लें। 2022 के चुनाव में नए चेहरों को मौका मिलेगा। टिकट किसी को भी मिले, सभी पार्टी के लिए काम करें। उनमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने भी तय किया है कि हम भी 2 लाख गांव में हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे बीजेपी का। आपको जान करके खुशी होगी
कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा लिया है और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांव के लिए तैयार करेगी, ताकि कभी अगर कोई थर्ड वेव आए तो बीजेपी को संतोष होना चाहिए कि हमारे 4 लाख वॉलंटियर्स समय पर हेल्थ वर्कर के, फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में खड़े होकर अपने बूथ को, अपने गांव को बूस्टर दे रहे हैं, थर्मल स्कैनर लगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उनको हेल्थ के स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कोशिश करने का काम हम लोगों ने करने का तय किया है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग राजनीति में हैं। मैं चाहूंगा कि पत्रकार भाइयों का मेरे को साथ मिले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति में काम करते करते समाज में इतनी उदासीनता आती जाती है कि लोग सोचते हैं कोई आए हमें क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, अच्छे लोगों के आने का और बुरे लोगों के जाने का बड़ा फर्क पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी शंखनाद नहीं हुआ, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे जोर और खरोश से जुट गई हैं अपनी तैयारियों को करने में कि मानो चुनावी शंखनाद अभी से हो गया हो। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदीप भटनागर जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी साइकिल रैली की और आज से 15 अगस्त तक आप ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू कर चुके हैं। क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है और बिगुल अब फूंक चुकी है? निश्चित तौर पे योगेश जी, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी चुनाव को लेकर कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निकलना बाकी है, लेकिन उससे पहले संगठन के तमाम जिम्मेदारियां हैं और हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे यूथ के चारों विंग हो, चाहे चिकित्सा प्रकोष्ठ, जितने भी हैं सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। संगठन और बूथ स्तर तक हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही है। ये हम अगस्त क्रांति में बैठे, महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का। ये चुनाव भी 2022 का करो या मरो का। अगर ये हम लूज कर गए तो आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान का संविधान बदलने में मौजूदा सरकार को 1 सेकंड नहीं लगेगा। फिर किसी रात को एक व्यक्ति अवतरित होगा, प्रकट होकर बोलेगा कि आज से इस देश का संविधान बदला जा रहा है, लेकिन तो हम कहेंगे उतना ही होगा। लेकिन मनोज जी, आप तो विकास की बात करते थे, तो ये कहाँ जाति और धर्म में आप पड़ गए चक्कर में? आप प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं ब्राह्मणों को रिझाने के लिए और ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए, ये आपने आज से एक और नया बिगुल फूंक दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति का एक नैरेटिव सेट हो गया। आपको मैं योगेश जी याद दिलाना चाहूंगा, 2017 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण रूप से विकास पे चुनाव लड़ा, क्योंकि हम सत्ता में थे और 5 साल जनता ने हमें मौका दिया था, तो हमें तो जनता को डिलीवर करना था ना चीजें। हम अपना काम गिनाते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे उस समय के, उन्होंने पूरा काम हर सभा में गिनाया। देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, दिवाली और ईद की बात कर रहे थे, अगड़ा और पिछड़ा की बात कर रहे थे, यादव को बैकवर्ड से अलग कर रहे थे, दलित में जाटव से अन्य दलित को अलग कर रहे थे और सबको हिंदू बना के
मुसलमान से अलग कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से चुनाव लड़ा बीजेपी ने, अभी तो काम नहीं आया हमारा। अगर काम हमारा काम बोल जाता जनता को, अगर हम ये सफल हो जाते, लेकिन चूंकि हर सरकार के एंटी इनकम्बेंसी हो। अभी एक बात जेपी नड्डा जी ने बड़ी अच्छी कही, धन्यवाद देता हूं, पत्रकारों को लेके कही कि अफसोस होता है जब बुरे लोग आ जाते हैं, अच्छे लोग चले जाते हैं। निश्चित तौर पे जनता को उत्तर प्रदेश की यही अफसोस हो रहा है। एक सिंगल इंजन की सरकार थी, इस महीने में 32 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और उसके साथ सर्विस लाइनें बना देती है, और एक डबल इंजन की सरकार है। सीख गए, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से सीख गए हैं। प्रदीप भटनागर जी आपके पास आएंगे। अभी आपने सुना मनोज यादव जी को कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अभी तक तो हम विकास की बात कर रहे थे, उनका अभी तक काम बोल रहा था पिछले चुनाव के अगर जिक्र करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो जनता के सामने परोसा, वो अब उन्होंने भी सीख लिया है और इस विधानसभा चुनाव में अब वो भी वही परोसने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए हैं। मैं तो पहले धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोज जी को कि मनोज जी चले भाजपा की राह पे और पार्टी को लेके। मैं तो थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि हम तो विकास करते रहे मगर विकास की बात नहीं हुई, और हमने दलित बनाया हिंदुओं से दूर करके, मुसलमानों के अगेंस्ट करके। आदरणीय मनोज जी, हमने केवल बनाया तो हिंदू बनाया, चाहे वो दलित हो या किसी वर्ग का आता हो। इतने प्यारे जितनी जातियां हमारे भारतवर्ष के अंदर हिंदुओं की है, उतने ही प्यारे मुस्लिम है हमें। ये आपकी सोच की जो तराजू है ना, ये चीजें ये हैं। मगर क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो फेस अन्य पार्टियों ने जो कर रखा है ना मुस्लिम विरोधी, ये वो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की बात करते है, देश के हित की बात करती है। आइए इनके विकास की बात करते हैं, थोड़ी सी विकास की बड़ी अच्छी बातें करते हैं आदरणीय मनोज जी अब बताएंगे कि साइकिल का जो साइकिल ट्रैक बनाया इन्होंने, जिसमें 1100 कुछ करोड़ रुपए घोटाले के बारे में नहीं बताएंगे, रिवर फंड के बारे में नहीं बताएंगे, 10,000 करोड़ रुपए जो विभाग का कब्जा छोड़ेगा उसके बारे में नहीं बताएंगे, कितना धन छोड़े गए सरकार चलाते चलाते ये उत्तर प्रदेश के लिए जो गड्ढे नहीं भर पाए, योगी जी और इंतजाम करना पड़ा, उसके बारे में नहीं बताएंगे। बड़ा विकास करा, और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आदरणीय अखिलेश जी को। बड़े विकासशील मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और युवा मुख्यमंत्री थे, और ब्रिटिश से पढ़ के आए थे, और उसी मंशा से लेकर एडवांस पढ़ के आए थे। मगर ये नहीं पता था कि लैपटॉप घोटाले में फंस जाएंगे, ये नहीं पता था कि साइकिल ट्रैक में फंस जाएंगे। लेकिन प्रदीप जी, लेकिन ठीक है प्रदीप जी, घोटाला हुआ, एक सेकंड, घोटाला हुआ, आपने कितने को सजा दी? सरकार आपकी है ना, 4.5 साल पूरे हो गए, आप 4.5 साल में जांच नहीं करा पाए? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। मैं बता दूं, जांच तो जब ये ठीक है। फिलहाल वापस आएंगे प्रदीप भटनागर जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपके पास ही आएंगे। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार तो आपकी है ना, तो आप तो अब तक जांच करा के दोषियों को सजा दिला देनी चाहिए थी अब तक। तैयार, मैं बता दूं, क्या कहा जाएगा कि द्वेष की राजनीति करना। आज जो आजम खान साहब, पता है ना आपको, कहाँ है इस समय, बीमार है, जेल में, उनके बेटे भी जेल में है, वो भी आपको पता है कि क्यों है वो भी। देखिए, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, मैं हटके थोड़ी सी, मैं इस विषय पे और बारीकी से नहीं जाना चाहता। देखिए, आज आपको समाजवाद, आपने अपनी सरकार समाजवादी पार्टी बन के आपने अपने नाम रखा, और समाजवाद के आप सिद्धांतों पे चले, और आज समाजवाद आप भूल गए। आज देखिए, आज फोटो जारी कर रहा समाजवादी पार्टी सरकार के प्रवक्ता ने, आदरणीय अखिलेश जी, भारत रत्न, जो पूरा विश्व और पूरा भारत जिन्हें नमन करता है, कानून के ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आगे नमन प्रणाम करते हुए, ये पहली फोटो है कभी भविष्य में उनकी, जो आदरणीय अंबेडकर जी के, जो जिन्हें भारत रत्न दिया गया, जिनको पूरा विश्व और भारत पूछता है, आज पहली बार उनके पुष्प चढ़ाए गए। आज उनकी राह पे इन्हें दलित याद आए। अरे, आप दलित याद कर रहे हो, आप ब्राह्मण याद कर रहे हो, आप हिंदू याद कीजिए ना। इसने मना करा, हिंदू सम्मेलन कीजिए जो सम्मिलित हो। नहीं तो मुस्लिम क्यों ना करें भाई? नहीं, मुस्लिम क्यों ना करें? प्रदीप भटनागर जी, मुस्लिम सम्मेलन क्यों ना करें? मैं मुस्लिम के विषय में जा ही नहीं रहा। हाँ, नहीं, आपने कहा ना कि हिंदू सम्मेलन करें, तो भाई मुस्लिम सम्मेलन क्यों ना करें? मेरा समय कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो ब्राह्मण और दलित, जो आप स्वामी विवेकानंद के निर्देश के चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है ना,
तो स्वामी विवेकानंद जी तो ये कहते थे कि वो सभी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सभी को एक नजरिए से देखते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अरे आप सम्मेलन कीजिए ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी बूथ सम्मेलन करती है, विधानसभा सम्मेलन करती है, लोकसभा सम्मेलन करती है, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से आता हो, हिंदू समाज से आता, सब एक मंच पे बैठे एक साथ हुए। अगर आप उद्यान की बात करते हैं इंसानों की, तो आप ये बांट की जो आप आज समाजवाद दिखा रहे हैं, ये कई स्तर तक ठीक नहीं है। जो ये बांट की राजनीति बहन जी ने शुरू करी थी। ठीक है, आपके सवालों का हम जवाब ले लेते हैं, लेकिन आपको बता दें प्रदीप भटनागर जी, लखनऊ, राजधानी लखनऊ में गवर्नर हाउस के सामने विश्वेश्वरैया हॉल है, शायद आप जानते हो, तो वहां पर मौर्य सम्मेलन भी होता है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी होता है भारतीय जनता पार्टी का, जी मैं बताऊं, वहां पर वैश्य सम्मेलन भी होता है भारतीय जनता पार्टी का। मुस्लिम सम्मेलन नहीं होता, अल्पसंख्यक सम्मेलन होता है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होता है, हमारे ये नहीं है, दलित सम्मेलन नहीं होता। तो नहीं हम ये कह रहे हैं, हम कहना केवल ये चाह रहे थे प्रदीप भटनागर जी, केवल कहना ये चाह रहे थे कि जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि केवल आप हिंदू सम्मेलन करिए, अलग अलग जातियों का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, तो वही चीज तो भारतीय जनता पार्टी भी भाई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं आप। अरे सारे प्रबुद्ध है भाई, आप बांटने वाले कौन होते हो? ठीक, बताइए मनोज जी, भाई सारे प्रबुद्ध हैं, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि केवल ब्राह्मण ही प्रबुद्ध है? आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए योगेश जी, मैं खिसियाता हुआ महसूस कर रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता को। कारण जानते हैं क्या है? इनके यहाँ खुद प्रकोष्ठ हैं, एक नहीं है, सब लिखा पढ़ी में है, और आरएसएस में भी मुस्लिम इनका प्रकोष्ठ है, आरएसएस की भी एक विंग है मुसलमानों की। लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता, बीजेपी अपनी पिच पे हमसे बैटिंग कराना चाह रही है, हम नहीं करते, अब अपनी पिच पे बैटिंग करते हैं। समाजवादी पार्टी उन सारी चीजों को करेगी जो संवैधानिक रूप से हमको प्रदत्त है। किसको मिर्ची लगती है लगे, कोई हमारी भला से हमें फर्क नहीं पड़ता। एक बात, आप योगेश जी हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, आप अपने धर्म के आगे हिंदू लिखते होंगे, मनोज यादव भी अपने धर्म के आगे हिंदू ही लिखते हैं, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी हिंदू ही लिखते हैं, और हमारा जो संविधान और कानून है वो लिखा पढ़ी की बात को ज्यादा मानता है, ओरली चीजों का कम हिसाब किताब है, ना किसी कोर्ट में और ना किसी सरकारी संस्था में। तो लिखित में तो मैं हिंदू हूं ही, तो हमें ज्ञान न दे कोई कि हम हिंदू हैं अथवा नहीं। क्यों मजबूर कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मजबूर मत करो। ठीक है मनोज जी, मजबूर मत करो। मैं बता दे रहा हूं एक लाइन में, इससे पहले भी इस देश में लोगों ने मजबूर किया था, तो बौद्ध धर्म का जन्म हो गया था। इससे पहले भी लोगों ने मजबूर किया था, तो जैन धर्म का हो गया था। इससे पहले भी लोगों ने मजबूर किया था, सिख धर्म का हो गया था, नए धर्म बन गए थे इस देश में, और ये सब नए धर्म है। मजबूर मत करो। नहीं ठीक है मनोज जी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ये सम्मेलन कर रही है, ठीक है, सारे दल कर रहे हैं, तो क्या इन वर्गों को लुभा पाएगी? क्योंकि बसपा भी कर रही है, ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, दलितों का सम्मेलन भी बसपा कर रही है, तो क्या ये जो आप लोग अलग अलग वर्ग के सम्मेलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को कितना इससे बेनिफिट मिलेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, बेनिफिट नफा नुकसान सब चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन मूल बात बता दे रहा हूं आपको। उस दिन एक चैनल के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, सिर्फ इतना शब्द कह दिया जो बीजेपी के प्रवक्ता मन से चाहते हैं कोई कहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैं बीजेपी से बड़ा हिंदू। अरे लगी मिर्ची, नींद ना आई, बिल्कुल पागल हो गए। एक घंटे के अंदर आ गया बयान मुख्यमंत्री का, अब्बा जान। जानते हो क्यों? ठेकेदारी है। हम हिंदू हैं, दूसरा हिंदू कैसे हो सकता है? भले कोई कृष्ण का वंशज हो, भले कोई शिव का वंशज हो, भले कोई विष्णु का वंशज हो, किसी भी ईश्वर देवता का वंशज हो, कोई बुद्ध का वंशज हो, कोई अंबेडकर साहब का वंशज हो, इनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं हो सकता। अगर कह दिया तो मिर्ची लग जाती है। अच्छा ले लेंगे, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपके सवालों का जवाब प्रदीप भटनागर जी से ले लेंगे मनोज जी, ठीक है, ले लेते हैं, जवाब ले लेंगे। लेकिन एक सवाल और उससे पहले आपसे कि क्या चाचा शिवपाल को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मना पाएंगे? सब लोग आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर इफेक्ट काम करेगा एक बार फिर से, अगर विधानसभा चुनाव 2022 में अगर अलग अलग रहे। सुनिए, अगर समाजवादी पार्टी ने ढंग से चाह लिया तो जो अपना दल, पराया दल, जो 2-4 बच्चे हैं बीजेपी में, वो भी आ जाएंगे। ये तो हमने स्पेस दे रखा है, जिस दिन हम चाहेंगे
उस दिन वो छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्यता और संविधानता के साथ कोई काम करता है तो समाजवादी लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम वो नहीं है कि मौर्य जी के नाम पे वोट मांगे, वाजपेयी जी के नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट मांगे और इसके बाद बैठाल दें किसको, ठाकुर योगी नाथ विष्ट जी को बैठाल दें। हम वो लोग नहीं हैं। एक हमारा चेहरा, एक हमारा नाम, एक हमारी विचारधारा, और उसी के आधार पे हम सबसे गठबंधन करते हैं। फिर वो आरएलडी हो, महान दल हो, और चाहे आने वाले समय में और भी दल जिन पे बात हो रही है, वो सब एक ही विचारधारा के लोग हैं, नफरती लोग नहीं है। ठीक, प्रदीप भटनागर जी बताइए भाई, ये तो बड़ी बात कह दी मनोज जी ने कि अपना दल जैसे जो छोटे छोटे दल आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो जिस दिन चाहेगी समाजवादी पार्टी वो टूट करके समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएगी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा साबित नजर आ रहा है। देखिए ये राजनीति है, कोई जा रहा है जाए, कोई आ रहा है आए। ये तो अपना घर बचा ले वही बहुत है, चाचा इनसे मनाया नहीं जा रहा। अरे मैं विषय पे आता हूँ, छोड़िए, तो खैर बहुत छोटी चीज है। ये देखिए कि जो सूबे के मुख्यमंत्री है, जिनके बच्चे को उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनके बच्चे ब्रिटिश में पढ़ रहे हैं। जिन्हें ज्ञान देना चाहिए प्रदेश की जनता के लिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए जिन्हें, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, दोनों बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, जिनको यहाँ समाजवाद की तरफ पढ़ना चाहिए था, सरकारी स्कूलों संस्थानों में दिखाना चाहिए। देखिए ये उस मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री है जो पिताजी से लेके और बेटे तक, वंशज से लेके आज उत्तर प्रदेश की सेवा करते आए। ये ज्ञान देते तो बड़ा अच्छा लगता। देखिए सुप्रीम हाई आदेश करता है टाइम में कि जितने भी मुख्य मंत्री हैं प्रदेश के, जितने भी आईएएस पीसीएस हैं, आईएएस हैं, सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। और आदेश दिया था उन्होंने कि सरकार पारित करे इस काम को, जिससे कि स्कूलों की दशा सुधरे, बच्चे पढ़े। प्रदीप भटनागर जी एक चीज कहेंगे, प्रदीप भटनागर जी ठीक है, ये एक बात कहेंगे कि भारतीय जनता, ठीक है आपने बहुत सही बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कितने विधायक और कितने सांसद हैं, कितने छुटभैया नेता हैं। विधायक सांसद को छोड़ दो, छुटभैया नेता जो कि कुछ नहीं है, वो केवल कलफ चढ़ा कुर्ता पहन करके कार्यालय, पार्टी कार्यालय जाते हैं और आराम से बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी से चमचमाती हुई, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, और उसके बाद घर चले जाते हैं। पता नहीं उनकी आय कहां से, इनकम कहां से होती है। उनके बच्चे भी फॉरेन में पढ़ते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे आप? ये किसी एक दल का मामला नहीं है, ये ऐसा सिनेरियो सारे राजनीतिक दलों का है। साहब जी, मैं तो एक उंगली अगर आपकी तरफ करूं, 4 मेरी तरफ भी मुड़ती है। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बात बताऊंगा, मैं तथ्यों के साथ डिबेट करने में विश्वास रखता हूँ। और अगर मेरी तथ्य गलत हो, मेरी बात गलत हो, तो इसी डिबेट में मैं माफी मांगूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, बीजेपी के साथ। प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए, मनोज जी कुछ बता रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा जवाब पूरा राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। दोनों ने उच्च शिक्षा, एक लोगों ने जर्मनी, एक लोगों ने अमेरिका, लंदन और विदेशों की उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त की और देश का गौरव बढ़ाया। हम उनकी विचारधारा के लोग हैं। इसमें आपको काहे के लिए बहुत दिक्कत हो रही है कि हमारे नेता की बेटी पढ़ती? अरे कल को मेरी भी बेटी अगर इंग्लैंड जाना चाहेगी पढ़ने, तो मैं उसको भी उच्च शिक्षा के लिए भेजूंगा। और तो और आपको पता नहीं है, समाजवादियों ने गरीब के बच्चों को, छोटे छोटे लोगों को, जो बच्चे टैलेंटेड थे, पता नहीं कितने बच्चों की मदद करके विदेश में पढ़ने की मदद की। आप क्या जानो? और जिनके बच्चे नहीं उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा उच्च शिक्षा की। हमें बड़ी सी झुटैया। चलो ठीक है, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से दलित पिछड़े की बात की जा रही है और वंचितों की बात की जा रही है, एक दौर था कि वो वंचित राजनीति में आकर के अपना कैरियर बनाते थे, लेकिन आज का जो दौर है राजनीतिक दौर, वो देखने को यही मिल रहा है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो आर्थिक तरीके से मजबूत है, वही राजनीतिक में आकर के अपना कैरियर बना सकता है। राजनीतिक पार्टियों को सभी को अपने अपने अंदर सोचना चाहिए। राष्ट्रधर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।